हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले विजन आईएएस पीटी 365 का अपडेटेड वाला पार्ट 1, जिसमें ऑलरेडी हम एनवायरनमेंट वाला पार्ट का कंप्लीट कर चुके हैं। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट, पहला पार्ट था क्लाइमेट चेंज, सेकंड पार्ट था पॉल्यूशन, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के टोटल 10 to 11 टॉपिक्स हैं, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जिसमें पहला टॉपिक है हमारा द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड द बेनिफिट शेयरिंग। देखो, ये जो नागोया प्रोटोकॉल है वो क्या है, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस करने के लिए और उनका जो भी बेनिफिट है उसको शेयर किया जाए आपस में, उसके लिए है। क्योंकि देखो, जेनेटिक रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल का अगर हम शेयरिंग नहीं करेंगे तो सिर्फ एक ही कंट्री अगर उसको यूज करे तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उसको सब लोग शेयर करके यूज करें, वो एक रिसोर्स है। तो इसी टाइप के जो भी जेनेटिकल रिसोर्सेज है उनको सब लोग एक्सेस कर सके, उनकी बेनिफिट को शेयर कर सके, उसके लिए नागोया प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है इतना? अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि ब्राजील जो है वो 130th कंट्री बन गया है जिसने नागोया प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था? 29 अक्टूबर 2010 में नागोया में इसको अडॉप्ट किया गया था। नागोया कहाँ पर आता है? जापान में आता है। ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, किसका? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कन्वेंशन है उसी का एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। जो भी रिसोर्सेज है, जेनेटिकल रिसोर्सेज मतलब बायोलॉजी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, ये फोर्स में कब आया था? 2014 में ये फोर्स में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब कि जो हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज करने के बाद जो भी बेनिफिट मिलते हैं उनको फेयर एंड इक्विटेबल शेयर किया जाए, उसके लिए एग्रीमेंट बनाया गया। ठीक है, इसलिए ये क्या कंट्रीब्यूट करता है? कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज आप तभी कर सकते हैं ना जब आप उनको कंजर्व कर सकते हैं और सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन में क्या होता है? Utilization includes research and development on the genetical or the biochemical composition of the genetic resources. Utilization में research and development किया जाता है जेनेटिक और बायोकेमिकल कंपोजिशन जिन जेनेटिक रिसोर्सेज में होता है, और उनकी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन को भी फाइंड किया जाता है। नागोया प्रोटोकॉल किस किस पे अप्लाई होता है? जेनेटिकल रिसोर्सेज पे अप्लाई होता है, एज वेल एज ट्रेडिशनल नॉलेज जो एसोसिएटेड होती है जेनेटिक रिसोर्सेज, उन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। तो किस किस पे अप्लाई होता है? पहला, जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा, उनसे रिलेटेड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जेनेटिक रिसोर्सेज के, उनके ऊपर क्या होगा? ये नागोया प्रोटोकॉल अलाउड होगा। ठीक है, अप्लाई होगा। अब इसके 3 कोर ऑब्लिगेशन है फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके 3 ऑब्लिगेशन है। पहले तो एक्सेस ऑब्लिगेशन है कि सबको एक्सेस मिलना चाहिए। दूसरा, बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए। तीसरा, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए। टूल्स एंड मैकेनिज्म क्या है जो इम्प्लीमेंटेशन को असिस्ट करे? तो ये स्टैब्लिश करते हैं नेशनल फोकल पॉइंट्स एंड कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटीज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्किंग प्रोसीजर क्या है? देखो, ये जेनेटिक रिसोर्सेज है। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, ये जेनेटिक रिसोर्सेज है। इससे ट्रेडिशनल नॉलेज मिल सकती है और इनको प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं। अब ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं वहाँ उनको जेनेटिक रिसोर्सेज मिलते हैं, प्लस इसके पहले इनका जो यूसेज होता है, ये यूजर है। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो, कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन, म्यूचुअली एग्रीमेंट टर्म्स बिटवीन बोथ द पार्टीज, ये इक्विटेबल शेयरिंग के बारे में बात कर रही है, तो ये प्रोवाइडर्स को दी जाती है। यूजर क्या होता है? इनका यूज कर सकता है कैसे? अलग अलग चीजें बनाने के लिए जेनेटिकल रिसोर्सेज का। तो ये जेनेटिक रिसोर्सेज है, इनसे इसके ये यूजेस निकल कर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। अब ये क्या है? नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, टर्टल को सेव करने के लिए, मरीन टर्टल को सेव करने के लिए एक्शन प्लान लेके आया गया है। इसका एम क्या है? मेन जो मरीन टर्टल्स है उनको कंजर्व करना, उनके हैबिटेट को कंजर्व करना और उनका हेल्दी मरीन इकोसिस्टम बना के रखना। ये सारा काम किसका है? ये नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान का काम है। क्लियर है? वेट एक सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनका गोल क्या है?
पहले तो स्पीसीज को कंजर्व करना, पहला गोल है इनको स्पीसीज को कंजर्व करना, उनके हैबिटेट को कंजर्व करना, और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उनके सर्वाइवल के लिए उसको रिड्यूस करना। दूसरा, इम्प्रूव करना अंडरस्टैंडिंग। कैसी अंडरस्टैंडिंग? मरीन टर्टल के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, जिससे उनके साथ कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म करके। एक्सेस प्रमोट करना, एक अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द मरीन टर्टल। अब क्या करेंगे आप, देखो पहले तो आपको स्पीसीज को कंजर्व करना है, दूसरा अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि कैसे आप मरीन टर्टल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होगा, अवेयरनेस को प्रमोट करना है, क्लियर है, एंड एजुकेशन बढ़ाना है कि कैसे आप मरीन टर्टल्स को कंजर्व कर सकते हो। लाइवलीहुड का एनहांस करना है कोस्टल कम्युनिटी की, जिसके वजह से वो सस्टेनेबल इको टूरिज्म को अपना सके। फिर नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाना है मरीन टर्टल के कंजर्वेशन के लिए। ये सारी चीजें आपको करना है। तो इनका गोल क्या हो गया? पहली बात तो स्पीसीज को कंजर्व करना, उनके हैबिटेट को कंजर्व करना। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना कि कैसे मरीन टर्टल्स और उनके हैबिटेट को कंजर्व किया जा सकता है। दूसरा, अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोवाइड करना मरीन टर्टल को कंजर्वेशन करने के लिए। कोस्टल कम्युनिटी जो होती है उनकी लाइवलीहुड को इंक्रीज करना, जिससे कि वो सस्टेनेबल इको टूरिज्म कर सके। नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना मरीन टर्टल कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर इंडिया में क्या होता है, मरीन टर्टल्स जितने होते हैं ना, टोटल 7 स्पीसीज पाई जाती हैं वर्ल्ड में, उसमें से जो 5 है वो कहाँ पर पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, इंडिया के कोस्टल वाटर्स और आइलैंड में ये 5 स्पीसीज पाई जाती हैं। उनका नाम क्या है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑलिव रिडली, ग्रीन, हॉक्सविल, लोगरहेड और लेदर बैक टर्टल। लेदर बैक टर्टल आप अगर गूगल पे सर्च करके देखेंगे ना, ये इसका साइज बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, एकदम ऐसा लगा आप अगर ये लेदर बैक टर्टल अगर कोस्ट पर है तो आपको लगेगा ही नहीं है कि टर्टल है। एक तो टर्टल आपको पता है कि बहुत रेस्टिंग मोड में रहते हैं, ऐसा लगेगा कि लेदर बैग फैला हुआ है पूरा, बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का इसका ऊपर का कवरिंग होता है, तो ऐसा लगेगा कि बैग जैसा कुछ पड़ा हुआ है। तो ये लेदर बैग टर्टल्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इंडिया में सबसे बड़ी एक साइट है नेस्टिंग पॉपुलेशन जहाँ पर होता है, कहाँ पे? ऑलिव रिडली टर्टल का। आपने उड़ीसा का कोस्ट जो है वहाँ पे सबसे बड़ा नेस्टिंग होता है ऑलिव रिडली टर्टल का, जिसको हम बोलते हैं अरीबाडा। ठीक है, यहाँ पे मास नेस्टिंग किया जाता है। कैसे होता है? जितनी भी फीमेल ऑलिव रिडली टर्टल्स होती हैं वो आती हैं गहीर माथा बीच पे, वहाँ पर एक साथ मास नेस्टिंग करती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अरीबाडा बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स आती हैं और एक साथ एग ले करती हैं। ठीक है, और ये गहीर माता जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूकरी है ऑलिव रिडली टर्टल का। क्लियर है? लेदर बैग जो है वो क्या है? लार्जेस्ट ऑफ दी 7 स्पीसीज ऑफ दी सी टर्टल्स। जो 7 सी टर्टल्स होते हैं उसमें लेदर बैग्स जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं, और ये हर ओशियन में पाए जाते हैं, सिर्फ आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियन में नहीं पाए जाते। याद रखना, लेदर बैग जो होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में नहीं पाया जाता, इस वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियन में ये नहीं पाया जाता, उसके अलावा सारे ओशियन में ये पाया जाता है। ठीक है, विद इन इंडियन ओशियन दे नेस्ट ओनली इन इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ये 3 ही जगह पाया जाता है। एक तो इंडोनेशिया में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा except loggerhead turtles, the remaining 4 species nest along the Indian coastline in the islands of India. सिर्फ loggerhead turtle को छोड़ के बाकी की जो 4 स्पीसीज हैं वो इंडियन कोस्टलाइन और आइलैंड्स पे क्या करती हैं? नेस्टिंग करती हैं। ठीक है, loggerhead turtle जो है वो नेस्टिंग नहीं करता है। अब क्या होगा, इसके लिए बहुत सारे फ्लैगशिप स्पीसीज के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखो क्या इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि कौन कौन से जो है वो अब वल्नरेबल की लिस्ट में आ गए, कौन कौन से एंडेंजर्ड में है। तो ऑलिव रिडली टर्टल का आपको याद रखना है ये वल्नरेबल लिस्ट में है। ठीक है, और कौन सा है? लेदर बैक टर्टल भी कौन सा है? वल्नरेबल स्टेट में है। लॉगरहेड जो है वो भी वल्नरेबल स्टेट में है। और ग्रीन जो टर्टल है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। हॉक्सबिल जो आता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ठीक है, अब क्या मेजर्स लिए गए इनके प्रोटेक्शन के लिए? तो ये शेड्यूल 1 में रखे जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में,
और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होता है, उन्होंने मरीन टर्टल को वन ऑफ द 22 स्पीसीज ऑफ टेकिंग अ फोकस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर में रखा गया है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर आता है, ठीक है। और इन्हीं के जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होते हैं उनको डेवलप किया जाएगा। इंडिया को आइडेंटिफाई किया गया है ऑल इट्स इंपॉर्टेंट सी टर्टल नेस्टिंग हैबिटेट एज एन इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड द मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया। इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट सी टर्टल नेस्टिंग हैबिटेट है, जैसे गहीर माथा है, गहीर माथा क्या है, वो एक नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडली टर्टल की। ऐसे ही जो और अदर सी टर्टल्स जहाँ पे नेस्टिंग करते हैं उनको इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज जो है उसमें इंक्लूड किया गया है। क्लियर है इतना? अब इनके देखो हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है। जैसे ऑलिव रिडली टर्टल का तो सबको पता ही है, फेमस है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पे? ऋषिकुल्या रिवर जो है ना वहां पर आता है। ऋषिकुल्या रिवर और गहीर माथा रिवर के बीच में, गहीर माथा बीच पे इनका मास नेस्टिंग होती है। उसके अलावा अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी में, तमिलनाडु में, फिर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, इतनी सारी जगह पे हमारे इंडिया में ऑलिव रिडली पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। फिर आता है हमारा लेदर बैक टर्टल, ये सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, ठीक है। गलीथा वैली, गलीथा बे में पाया जाता है, इंदिरा पॉइंट पे पाया जाता है, ठीक है। हॉक्सबिल कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में पाया जाता है। ग्रीन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स में। अधिकतर ये जो है ना वो आइलैंड्स पर ही पाए जाते हैं। ग्रीन तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। ओके चलो अब देखते हैं हम अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में, ये क्यों न्यूज में रहा था। तो IUCN ने अभी अभी क्या किया है, सवाना एलिफेंट को कैटेगराइज किया है एज इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर, और जो मच स्मॉलर लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट है उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंदर कैटेगराइज किया है। समझ में आया? सवाना को क्या किया है? इंडेंजर्ड किया है, और फॉरेस्ट एलिफेंट को क्या किया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड किया है। अब क्या होता है, ये दोनों क्या है? सब स्पीसीज है अफ्रीकन एलिफेंट में, एलिफेंट की, मतलब ये दोनों अफ्रीकन एलिफेंट की सब स्पीसीज हैं। ये दोनों ही स्पीसीज क्या कर रही हैं? थ्रेट फेस कर रहे हैं। क्यों? पोचिंग करने के लिए आइवरी की और ह्यूमन एनकरोचमेंट की वजह से ये जो स्पीसीज है वो थ्रेटनिंग में है। फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है सेंट्रल अफ्रीका का वहां पर पाया जाता है, मेनली वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। सवाना एलिफेंट जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट्स में पाया जाता है सब सहारन अफ्रीका में, ठीक है। आपने कभी देखो अफ्रीका का मैप देखा होगा तो ऐसा कुछ है, ठीक है। इधर वाली एरिया में है सहारा डेजर्ट, और ये वेस्ट अफ्रीका है और ये ईस्ट अफ्रीका है। तो यहाँ वेस्ट अफ्रीका वाली साइड पर पाया जाता है फॉरेस्ट एलिफेंट, और ये इधर ही सब सहारन रीजन जो है वहां पर क्या पाया जाता है? सवाना एलिफेंट पाया जाता है। सवाना ग्रासलैंड्स पड़ा होगा, अफ्रीका में आते हैं, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है अर्थ पर, ठीक है। अभी तक के जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं अर्थ पे उसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है अफ्रीकन एलिफेंट। ऐसे हमारे यहाँ पे जो एलिफेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एशियन एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स जो इंडिया में पाए जाते हैं वो स्मॉलर होते हैं काफी अफ्रीकन एलिफेंट से। मतलब हम अपने एलिफेंट को देखते हैं तो हमको लगता है कितना बड़ा साइज है, तो ये जो हमारे इंडिया के एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स में। इवन उनके जो ईयर्स होते हैं वो भी बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू द अफ्रीकन एलिफेंट। कुछ मेल एशियन एलिफेंट्स होते हैं जिनके यहाँ पर टस्क पाया जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे कुछ मतलब जो मेल एशियन एलिफेंट्स होते हैं सिर्फ उनको टस्क होता है, फीमेल को नहीं होता। लेकिन जो अफ्रीकन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों एलिफेंट्स को क्या होता है? टस्क होता है, ठीक है। एशियन एलिफेंट जो होते हैं उनकी 3 सब स्पीसीज हैं, कौन कौन सी? एक तो इंडिया में ही पाई जाती है, दूसरी श्रीलंका में पाई जाती है और तीसरी सुमात्रा में पाई जाती है। ये 3 सब स्पीसीज है एशियन एलिफेंट की, ठीक है। अब इंडियन एलिफेंट में सबसे जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है एलिफेंट की हर्ड की, वो हमेशा लीडर होती है। मतलब अगर एलिफेंट का एक पूरा ग्रुप है तो उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होगी वो ही उसकी क्या होगी? लीडर होगी। और एलिफेंट की लाइफ कितनी होती है? 60 to 70 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 60 to 70 ईयर्स होती है। और इनका जेस्टेशन पीरियड भी सारे मैमल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, वो होता है 22 मंथ्स। ह्यूमंस में कितना होता है? 9 मंथ्स होता है, तो उसके कंपैरिजन में 22 मंथ्स होता है इसमें, ठीक है। अभी देखो ये जो 2 स्टेटस अपडेट किए गए हैं वही है। फॉरेस्ट एलिफेंट का वल्नरेबल था पहले, अब क्या कर दिया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर दिया। सवाना एलिफेंट भी वल्नरेबल था, अब इंडेंजर्ड कर दिया। एशियन एलिफेंट का अभी कोई भी कैटेगरी स्टेटस नहीं आया, ये पहले भी इंडेंजर्ड था और अभी भी इंडेंजर्ड है। अब ये देखो एलिफेंट की रेंज, यहाँ वाले रीजन में अफ्रीकन एलिफेंट पाए जाते हैं, इंडिया,
और क्या श्रीलंका और सुमात्रा वाले रीजन में क्या पाए जाते हैं, एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन राइनो विजन। अब देखो ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि इंडियन राइनो विजन जो है 2020 का, उसने ऑफिशियली क्या किया है, ऑफिशियली कम टू क्लोज विद द लोकेशन ट्रांसलोकेट दो राइनोस को ट्रांसलोकेट किया है मानस नेशनल पार्क में। कहाँ से, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम इंडिया में। देखो जो मेन वन हॉर्न राइनोस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। थोड़े बहुत है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन जो मानस नेशनल पार्क है असम का, वहां पे कोई भी राइनोस नहीं थे। इस वजह से राइनो की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए और अलग अलग जगह पे लोकेशन उनकी बढ़ाने के लिए पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो दो राइनोज है उनको ट्रांसलोकेट किया गया है मानस नेशनल पार्क में। ठीक है, अब ये इंडियन राइनो विजन क्या है 2020, इट वाज 8th राउंड ऑफ द राइनो ट्रांसलोकेशन अंडर द आईआरबी 2020। मतलब ये 8वीं बार किया जा रहा है, इसके पहले भी राइनोस को ट्रांसलोकेट किया गया है। इसको डिजाइन किया गया था राइनो टास्क फोर्स 2005 के द्वारा। इनका टारगेट क्या था कि राइनो पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है 3000 तक। कब तक, 2020 तक, मतलब 2020 तक राइनो की जो पॉपुलेशन है उनको इसको इंक्रीज करके 3000 के आसपास लाना है इन जो 7 प्रोटेक्टेड एरिया है आसाम के। आसाम में ही मेन वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, लेकिन सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता था। तो इसको 7 अलग अलग जो प्रोटेक्टेड एरिया है आसाम के, वहां पे क्या करना है, राइनो की पॉपुलेशन को बढ़ाना है। ये जो 7 एरिया कौन कौन से, काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितोरा, उरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लखोबा सेंचुरी, फिर ये बुरचापुरी और एक डिब्रू साइखोवा, ये सारी सेंचुरी है। इससे क्या होगा, इसका एम क्या है, जो रिस्क है राइनो पॉपुलेशन के डिक्रीज होने का उसको कम किया जाएगा। ठीक है, और जो भी पोचर्स है उनसे बचाया जाएगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन को स्प्रेड कर दिया जाएगा, मतलब एक जगह भी अगर अटैक होता है, मतलब मान लो काजीरंगा से में ही अकेला अटैक होगा या कुछ प्रॉब्लम हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया या भूकंप आ गया, तो काजीरंगा के अगर वन हॉर्न राइनो खत्म हो जाएंगे तो हो सकता है मानस नेशनल पार्क के बचे। लेकिन अगर सारे जो राइनोज अगर हम उनको काजीरंगा में रखेंगे तो एक साथ सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। और पोचिंग करने आए उन्होंने सारी काजीरंगा की, इसलिए पॉपुलेशन को स्प्रेड करना मल्टीपल पार्क्स में, उनके अलग अलग हैबिटेट्स बनाना, इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा ग्रोथ होगी और ज्यादा राइनोज इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है वो जॉइंट प्रोग्राम है, किस किस का, एक तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है। ठीक है, ये सारे मिलके क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को चलाते हैं। इसमें जो ट्रांसलोकेट किया जाता है राइनो, मानस नेशनल पार्क गेट बैक इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन 2011। इस जो मानस नेशनल पार्क है उसमें क्या किया है, राइनो को ट्रांसलोकेट किया है। इसके वजह से इसका जो स्टेटस था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 2011 में इसको जो मिला था वो वापस इसको मिल गया है। अब राइनो कितने टाइप के होते हैं, तो देखो, एक तो एशियन राइनोज होते हैं और 2 अफ्रीकन राइनोज होते हैं। 3 एशियन राइनोज है, एक जो है वो इंडिया में पाया जाता है, इंडियन राइनो बोलते हैं उसको, दूसरा है सुमात्रन राइनो और तीसरा है जावन राइनो। व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीकन राइनोज है। ठीक है, 3 राइनो स्पीसीज आर फाउंड इन एशिया मेनली, कौन कौन से हैं, ये वाले सुमात्रन, अफ्रीकन और सुमात्रन, इंडियन और जावन। ठीक है, इंडियन राइनो जो है वो लार्जेस्ट है सारे राइनो स्पीसीज में, और एशियन राइनो जो होते हैं वो एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं। जितने एशियन राइनोज है, मतलब सुमात्रन, जावन और इंडियन, ये तीनों क्या होते हैं, स्विम बहुत अच्छे से करते हैं रिवर्स में। ठीक है, और मेनली कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो स्टेटस है वो कैसा है, वल्नरेबल है। ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। ओके, फिर है हमारा सुमात्रन राइनो, तो ये एशियन है, इसके 2 हॉर्न होते हैं, इंडिया वाले के एक ही हॉर्न होता है। इसका भी स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर जावन का भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये 1 हॉर्न है। ठीक है, इंडिया की तरह एशियन राइनो। अब व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो दोनों अफ्रीकन राइनोज है, दोनों के 2 हॉर्न होते हैं, दोनों का। देखो इसमें से ब्लैक वाला जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बट जो व्हाइट राइनो है वो नियरली थ्रेटन्ड है, मतलब खत्म होने वाला है, बहुत ही कम बचे हैं। ये राइनो का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो ये वाले एरिया में राइनो पाए जाते हैं इंडिया के। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट, और इसके अलावा और क्या कंजर्वेशन एफर्ट किए गए राइनो के लिए, तो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनाई गई है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू 2019 में। अब ये कब बनाई जाती है, वर्ल्ड राइनो डे के दिन ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो वन हॉर्न राइनो है उसको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, इन ये क्या करते हैं, एक्टिव इंगेजमेंट करते हैं इंडिया एंड नेपाल के बीच में, जिससे जो स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, और इसके अलावा ये इसका एम क्या होता है कि कंजर्वेशन करना स्पीसीज के जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि उनकी स्ट्रेंथनिंग करना, प्रोटेक्शन करना, एक्सपांडिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, रिसर्च करना, मॉनिटरिंग करना और एडिक्वेट सस्टेन्ड फंडिंग करना, ये सारे काम है इसके। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है ऑन दी असम राइनो एशियन राइनोज 2019, तो एशियन राइनोज के लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया, जिसमें इंडिया ने कोलैबोरेट किया है भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ। क्यों, कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, जो 3 स्पीसीज है एशियन राइनोज की जो यहाँ पर पाई जाती हैं इंडियन राइनोज में। ठीक है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ पे जावन और सुमात्रन राइनोज पाए जाते हैं, और इंडिया, भूटान, नेपाल में इंडियन राइनोज पाए जाते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या किया जाएगा, स्टडी की जाएगी हेल्थ इश्यूज पर राइनोज की। ठीक है, और एम्स क्या है इनका, कोलैबोरेट करना, स्ट्रेंथन करना वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक को, जिससे इनकी टेस्ट किया जा सके, इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, इन सब के बारे में। चलिए नेक्स्ट है अब न्यूज में, इंडिया का फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया है। ठीक है, इंडिया में पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन किया गया था, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया है। प्रोजेक्ट फेल हो गया है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके बारे में। देखो ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि एक टाइगर को शिफ्ट किया गया है फर्स्ट इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट 2018 के अंदर। इसमें मध्य प्रदेश के जो टाइगर्स थे उनको शिफ्ट किया गया उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन वो क्या आ गए, वापस आ गए, रिटर्न टू होम, मध्य प्रदेश वापस उनको बुला लिया गया। क्यों क्यों न्यूज में रहा था, देखो इसमें 2 बिग कैट्स थी, एक मेल और एक फीमेल। मेल जो कैट्स थी उसका नाम था महावीर, इसको कहाँ से लिया गया था, कान्हा टाइगर रिजर्व, और फीमेल जो कैट थी सुंदरी, उसको लिया गया था बांधवगढ़ मध्य प्रदेश से। समझ में आया, महावीर जो मेल था उसको कान्हा से लिया गया था, सुंदरी जो थी वो बांधवगढ़ से लिए गई थी, और इनको कहाँ पे ट्रांस रिलोकेट किया गया था, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, वहां पे इसको क्या किया गया था, ट्रांसलोकेट किया गया था, और जो कि फेल हो गया। रिलोकेशन मतलब क्या होता है, इससे 2 पर्पज होते हैं। एक तो क्या करता है, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सेस टाइगर है वहां की पॉपुलेशन को रिड्यूस करने का काम करेगा। दूसरा क्या करेगा, री इंट्रोड्यूस करेगा टाइगर्स ऐसे एरिया में जहां पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। अब इशू क्या हुए इस प्रोजेक्ट के साथ, तो क्या हो गया, जैसे ही टाइगर आए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे विलेजर्स के थ्रू। ठीक है, जो भी रिजर्व के आसपास के जो विलेजेस थे वहां पर क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स रहे किसके बीच में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेजर्स के बीच में, इस वजह से। फिर लो प्रे बेस था, क्या हुआ, जो टाइगर्स थे वो ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया में आने लग गए, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। मेल टाइगर की डेथ हो गई पोचिंग की वजह से। जो मेल टाइगर था, क्या नाम था उसका, महावीर, उसकी डेथ हो गई पोचिंग की वजह से। और ये जो ट्रांसलोकेशन किया गया था, सब बोला जल्दीबाजी में ये ट्रांसलोकेशन किया गया फील्ड स्टाफ के द्वारा, एंड टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट जो था वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट था पूरा फेल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट हुए हैं इंडिया में। जो टाइगर का ट्रांसलोकेशन हुआ उत्तराखंड में भी पहले हुआ है। कहाँ से हुआ है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया था, टाइगर को ट्रांसलोकेट किया था, वेस्टर्न पार्ट जो है राजाजी उसने अप्रूव किया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। इसमें क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो थी 2016 में उसने अप्रूव किया था कि राजाजी टाइगर रिजर्व है वहां पे ट्रांसलोकेशन करना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, शिवालिक रेंज हिमालय के शिवालिक रेंज उत्तराखंड में लोकेटेड है, और ये सेकेंड टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का आफ्टर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है, और पहला प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंदर आने वाला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो सेकंड टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का। ठीक है, इंडिया का नहीं, उत्तराखंड का सेकंड टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये इंडिया का भी पहला
है जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया था। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ठीक है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, और कहाँ पे स्टैब्लिश है, 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट है हमारा एशिया एंड एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। ये क्या होता है इसके बारे में देखने का, देखो वाई इन न्यूज, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उसको एशियन एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला है 2020 का। इसको किसने प्रेजेंट किया है, तो यूनेप ने प्रेजेंट किया है। यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसको प्रेजेंट किया है। किसको, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या है, एक इंटेलिजेंस एंड एनफोर्समेंट एजेंसी है जो वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए काम करती है। ये क्या करती है, वाइल्ड लाइफ वेल्थ को कंजर्व करने का काम करती है। ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर वर्क करती है। इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ नोडल एजेंसी फॉर दी साइट्स रिलेटेड एनफोर्समेंट। ठीक है, न्यूज में क्यों है, WCCB मतलब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को कौन सा अवार्ड दिया है, कैसी कौन सी कैटेगरी में, तो इनोवेशन फॉर दी ऑपरेशन वाइल्ड नेट 2 की कैटेगरी के अंदर इनको अवार्ड दिया गया है। ऑपरेशन वाइल्ड नेट क्या होता है, अभी क्या होता है, वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने अटेंशन लिया है किस चीज का, एनफोर्समेंट एजेंसी का, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ओवर इंटरनेट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब WCCB ने एक ऑपरेशन लेके आए थे जिसमें उन्होंने अटेंशन खींचा किसकी तरफ, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है इंटरनेट पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इनका यूज करके। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से होने से बचाया है, उसकी तरफ अटेंशन खींचा है। पहले वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को इस ऐसा ही एक सेम कैटेगरी में अवार्ड मिल चुका है 2018 में। अब एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड क्या होता है, ये अवार्ड जो होता है वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया गया है एक्सीलेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंट क्राइम। इसमें जो भी कंट्रोल करता है ट्रांस बाउंड्री जो एनवायरमेंटल क्राइम हो सकते हैं उनके लिए ये अवार्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है। या जैसे कि इलीगल ट्रेड करना वाइल्ड लाइफ में, या इलीगल ट्रेड करना केमिकल में, या वेस्ट प्लास्टिक्स, इन सारी चीज में इलीगल ट्रेड के लिए ये मेनली रिकॉग्नाइज किया गया है। अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है, इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या टीम को भी दिया जा सकता है जो इसमें कोई आउटस्टैंडिंग लीडरशिप का काम करे या ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम को रोकने के लिए कुछ करे। ठीक है, 2020 का अवार्ड जो दिया गया है वो यूनेप के द्वारा दिया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया है। किसकी पार्टनरशिप के साथ, UNDP की पार्टनरशिप के साथ, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे साइट्स और इंटरपोल के साथ मिलके ये अवार्ड 2020 का किसको दिया गया है, WCCB को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मियावाकी टेक्निक ऑफ द अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है, मियावाकी टेक्निक फॉर द अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखो अब ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि मियावाकी टेक्निक से हम जो अर्बन एरिया होता है ना वहां पे भी फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए एक टेक्निक है। अब इसको क्या हुआ है, रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स ने फॉलो किया है। स्टेट्स ने मतलब जैसे कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ने ये वाली जो प्रैक्टिस करना है स्टार्ट किया है मियावाकी टेक्निक का यूज करके अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये होता क्या है मियावाकी टेक्निक में, तो ये एक अफॉरेस्टेशन मैथड है। अफॉरेस्टेशन मैथड मतलब होता है फॉरेस्ट को वापस से ग्रो करने का मैथड। और ये किसके ऊपर वर्क करता है कि जो जापानीज बॉटनिस्ट है अकीरा मियावाकी, जिन्होंने 1980s में ये टेक्निक निकाली थी, उसके ऊपर वर्क करता है। इस टेक्निक में क्या होता है, इसमें बहुत सारी जो फॉरेस्ट की लेयर्स होती है उसको कंप्रेस किया जाता है। किसकी लेयर्स होती है वो, श्रब्स की, ट्रीज की, कैनोपीज की लेयर्स होती हैं, और उनको एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और वही जो होता है बाद में ग्रो होके क्या बन जाता है, टिनी फॉरेस्ट बन जाता है। क्लियर है इतना। मियावाकी टेक्निक जो होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स होती हैं वो हम देखेंगे। पहले क्या करते हैं, हम इसमें 3 से 4 सैपलिंग्स लगाते हैं पर स्क्वायर मीटर में। मतलब 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में हम 3 से 4 सैपलिंग्स लगाते हैं, और वो सैपलिंग्स किसके होंगे, लोकल कंडीशन को जो अडॉप्ट कर सके ऐसे नेटिव वेराइटीज लगाए जाते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो हम डेजर्ट एरिया में ये बना रहे हैं, तो डेजर्ट में कौन से प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे जिनको पानी की कम जरूरत होती है, तो उन्हीं को लगाए जाएंगे जो लोकल कंडीशंस को अडेप्ट कर सके।
देखिए ऐसा नहीं है कि हम फॉरेस्ट में जाके राइस को लगा दे तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पीसीज हम ग्रो करेंगे। आइडियली 30 से ज्यादा स्पीसीज को हम प्लांट करते हैं और उसी के हिसाब से नेचुरल फॉरेस्ट की लेयर बनाई जाती है। फिर उसके बाद उसमें मल्चिंग की जाती है, नेचुरल वाटर रिटेंशन किया जाता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स डाले जाते हैं जैसे राइस हस्क डाला जाता है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाला जाता है, जिसके वजह से उसके ग्रोथ को सपोर्ट मिले। फिर ऐसे इस साइट को मॉनिटर किया जाता है 2 से 3 साल। 2 से 3 साल उसको ग्रो करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ध्यान दिया जाता है। उसके बाद वो जो साइट है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाती है, फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसमें फॉरेस्ट अपने आप डेवलप होता रहता है जब तक हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और डिफॉरेस्ट नहीं करेंगे। अब इस टेक्निक का लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन ये है कि इसमें इसका जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल फॉरेस्ट के, और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कम होती हैं, और ये बारिश करने में हेल्प नहीं करते हैं, मतलब रेन लाने में हमारी हेल्प नहीं करते हैं जैसे कि नेचुरल फॉरेस्ट करता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मियावाकी टेक्निक्स के, जैसे कि क्या, ये हर तरह की सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन में वर्क करता है इफेक्टिवली। ये क्या करता है, जो कॉन्क्रीट हीट आइलैंड है जहाँ पे पहले फॉरेस्ट नहीं होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था, उनके टेम्परेचर को कम करता है। और यहाँ पे ये जो मिनी फॉरेस्ट होता है वो 10 गुना ज्यादा फास्ट ग्रो होता है, 30 गुना ज्यादा डेंस होता है, और 100 टाइम्स ज्यादा इसमें बायोडाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फॉरेस्ट के। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिड्यूस करता है एयर और नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, लोकल बर्ड्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और कार्बन सिंक का काम करेगा, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर का वो ले लेते हैं, उसका यूज करके ऑक्सीजन हमको देते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन सिंक का काम करते हैं ये मियावाकी टेक्निक के फॉरेस्ट। ठीक है, उसके अलावा ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक छोटे से लैंड को बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाते हैं, जैसे कि हमने देखा 2 से 3 साल हमको देखना पड़ता है, लेकिन जो हमारे कन्वेंशनल फॉरेस्ट होते हैं वो कम से कम 70 साल में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट फिट है। नेक्स्ट अब हमारा न्यूज में रहा है वो है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, ये क्या होता है ये हम देखेंगे, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। मेन ये न्यूज में अभी क्यों रहा था, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई है गोवा में इस प्लान की वजह से, इस वजह से ये न्यूज में रहा था। ये क्यों क्रिटिसाइज किया गया है, वहां के लोकल एनवायरमेंटलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, रीजोनिंग कर रहे थे बीच एरिया की। गोवा वगैरह ये सारे जो बीच एरियाज होते हैं उनकी रीजोनिंग कर रही थी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले बताती हूँ, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान क्या, हमारी इंडिया का कोस्टल एरिया ये है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे सारे बीचेस बने हुए हैं, ये कोस्टल एरिया है। तो इसके रेगुलेशन के लिए ये प्लान आता है जिसको हम बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, अब क्या होता है, इसको कौन प्रिपेयर करता है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इसको प्रिपेयर करता है, जो कि चेन्नई में है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड दी क्लाइमेट चेंज के अंदर। क्लियर है इतना। अब कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो क्या करता है, ये नोटिफिकेशन 2011 से आया है। ये रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, यूनियन टेरिटरीज होती है, उनको डायरेक्ट करता है कि वो अपना कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करे अकॉर्डिंग टू दी सीआरजेड एरिया। सीआरजेड मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन एरिया। ठीक है, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि जो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक वाला जो एरिया होता है फ्रॉम द लो टाइड लाइन टुवर्ड्स द सी, ठीक है, ये 4th A में आता है। ऐसे सीआरजेड ये आप देखिएगा, पहला जो CRZ-1A होता है वो इको सेंसिटिव एरिया होता है, फिर इंटरटोडल एरिया होता है, फिर 50 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड, 200 मीटर फ्रॉम द, ये सारे आपको देखने हैं। ठीक है, और मेन आपको पता होना चाहिए 12 नॉटिकल माइल्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा कोस्टल एरिया होता है जिसमें हमारा कोस्टल एरिया का कंट्रोल होता है। ठीक है, अब इनका मेन काम क्या होता है ये रेगुलेशन करने का, ये क्या करते हैं, जो फिशिंग कम्युनिटी होती है उनकी लाइवलीहुड को सेव करने के लिए, और अदर लोकल कम्युनिटी जो कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है उनकी लाइवलीहुड सेव करने के लिए। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं सेटिंग अप एंड एक्सपांशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो एक्सपांड हो रही है कोस्टल एरिया में उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, जिससे कि कोस्टल एरिया को हैजार्डस सब्सटेंसेस से बचाया जा सके।
2018 में जो सीआरजेड की नोटिफिकेशन थी उसको रिवाइज किया गया, जिससे कि जो कोस्टल रीजन की एक्टिविटीज है उनको एनहांस किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, और साथ में जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है कोस्टल रीजन के उनको भी रिस्पेक्ट किया जा सके। ये सारे रीजन है, इसके वजह से कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट प्लान आता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में फ्लोरा एंड फोना। देखो सबसे पहला जो न्यूज में रहा है वो है बीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, बीनस फ्लाई ट्रैप क्यों न्यूज में रहा था? एक रीसेंट स्टडी जो थी जर्मनी की, उन्होंने पाया कि जो बीनस फ्लाई ट्रैप है वो जो प्लांट होता है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए केपेबल है। बीनस फ्लाई ट्रैप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या करता है, जब भी कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आता है तो ये क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ट्रैप करता है। प्लांट्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स सेंड करता है जिससे कि वो जो क्लोज कर सके ट्रैप को, किसी भी इंसेक्ट को कैच करने के लिए। इसकी जो लीफ पेटियोल्स होती है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं प्लांट में वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है उनको मेजर करना। उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 0.5 पीको टेस्ला होता है। कितना होता है? 0.5 पीको टेस्ला के बराबर होता है, जो मिलियंस ऑफ टाइम्स वीकर होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो याद रखना है, सिर्फ वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिली है, वीक मैग्नेटिक फील्ड के सिम्टम्स मिले हैं। दूसरा है लेंटाना कमारा। ये क्या है? लेंटाना कमारा जो है एक ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है, जो क्या हुआ, जिसने क्या किया है, इन्वेड किया है मोर देन 40% ऑफ इंडिया टाइगर रिजर्व। अब देखो इन्वेड करना मतलब क्या होता है, किसी के मतलब किसी की स्पेस लेने की कोशिश करना। जैसे कि हमको पता है कि जब हम लोग कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें बहुत सारे इन्वेजिव जो ग्रास होती हैं वो आ जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो यूजफुल जो भी वेजिटेबल्स हैं उनके साथ compete करके उनके न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही लेंटाना कमारा जो है वो अमेरिकन श्रब है, जिसने इंडिया के 40% से ज्यादा टाइगर रिजर्व में इन्होंने इन्वेड किया हुआ है। लेंटाना जो है वर्ल्ड की 10 वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज में से एक है। ठीक है, ये क्या करती है, compete करती है नेटिव प्लांट्स के से स्पेस और रिसोर्सेज के लिए। मैंने जैसे कि अभी बताया कि जो अननेसेसरी वीड्स होती है वो क्या करती हैं, compete करती हैं, स्पेस, अपना खुद का स्पेस बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, जितने रिसोर्सेज होते हैं सॉइल में वो सब खुद लेने की कोशिश करती हैं। इवन जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती है सॉइल के उनको भी ऑल्टर करने का कोशिश करती हैं। ठीक है, इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये बहुत हाई टेम्परेचर मॉइस्चर को भी टॉलरेट कर सकती है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं लेंटाना कमारा क्या है, तो एक अमेरिकन श्रब है, एक इन्वेजिव स्पीसीज है। ये वर्ल्ड की 10 वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज में आता है कि नहीं आता? ये हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर को टॉलरेट कर पाता है या नहीं कर पाता है? ठीक है, और अगर इसको कोई खा लेता है तो ये जो इसकी लीव्स है उसके वजह से एलर्जीज हो जाती है एनिमल्स के अंदर। इवन ज्यादा खा ले तो डायरिया, लीवर फेलियर और एनिमल की डेथ भी हो सकती है। इतनी डेंजरस है ये लेंटाना कमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मैंडरीन डक। मैंडरीन डक क्या, एक माइग्रेटरी वर्ड है जो कहाँ पे होती है, रशिया, कोरिया, जापान और चाइना में होती है, मतलब ईस्टर्न साइड में होती है। ये थ्रेटन्ड नहीं है वर्ड, ये जो बर्ड है वो थ्रेटन्ड नहीं है, लेकिन इसका बहुत रेयर अपीयरेंस है, बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, इनिशियल अभी अभी रिसेंटली ये कहाँ पे स्पॉट की गई है, मगुरी मोतापंग बैटलैंड जो है आसाम का, वहां पे की गई है, मतलब इंडिया में मिली है, इस वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, ये कहाँ पर आता है, जो दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है उसके पास में ये मिली है। और ये इम्पोर्टेंट, दिब्रू साइकोवा हमको पता है कि इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है, जिसको अभी डिक्लेयर किया है किसने, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। क्लियर है। फिर है कोयलाकनाथ। कोयलाकनाथ क्या है, ये एक फॉसिल जो है कोयलकनाथ का वो रिसेंटली डिस्कवर किया है। ये एक जाइंट फिश है जो मतलब डायनासोर के पहले पाई जाती थी, या तो डायनासोर के टाइम में या डायनासोर्स के भी पहले पाई जाती थी। बहुत जाइंट फिश है, इसका फॉसिल जो है वो रिसेंटली डिस्कवर किया हुआ है। इसका जो फॉसिल है वो कितने साल पुराना है, 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, क्रिटेशियस एरा का ये फॉसिल इसका मिला है। कोलिकनाथ जो है वो पहली बार जो इवॉल्व हुई थी वो आज से 400 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुई थी, और इसका जो फॉसिल मिला है वो 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। क्लियर है।
इसको ऐसा माना जाता था कि ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट 1938 में एक लिविंग कोयल का नाथ मिली थी, जो कहाँ पे मिली है, साउथ अफ्रीका में मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हिमालयन शेरो। हिमालयन शेरो क्या है, ये पहले आसाम में स्पॉट की गई थी, मानस टाइगर रिजर्व में। इसके पहले ये जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली है वहां पे भी एक बार स्पॉट की गई है। और फिर इसके अलावा ये जो हिमालयन शेरो है वो हर्बीवोर्स होती हैं, ठीक है, मतलब ये सिर्फ पेड़ पौधे पौधे खाती हैं। टिपिकली जो है ये 2000 मीटर से 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पर ही मिलती हैं। ठीक है, इनको शेड्यूल वन में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और आईयूसीएन में इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। मानस टाइगर रिजर्व में इसका मानस टाइगर रिजर्व का जो नाम है वो किस लिए रखा गया है, मानस रिवर जो है वो उसमें से फ्लो होती है, उसके लिए रखा गया है। ठीक है, कंटीजियस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन दी भूटान, ऐसा ही रॉयल मानस नेशनल पार्क है, कहाँ पर, भूटान में है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा थ्री बैंड रॉज फ्लिंच। ठीक है, थ्री बैंड रॉज फ्लिंच। अब ये क्या है, साइंटिस्ट जो थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के, उन्होंने रिकॉर्ड किया है एक नया बर्ड जिसका नाम है थ्री बैंड रॉज फ्लिंच इन दी ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज में ये मिली गई है। ये कहाँ पे साइट की गई है, कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर इसको देखा गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने एक क्या है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1883 में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, ये स्पेशलाइज करती है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज ऑर्गेनाइज करती है एजुकेशनल एक्टिविटी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, मतलब नेचुरल हिस्ट्री से डील करने का काम करती है। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको याद रखना। इसी को मिली है थ्री बैंड रॉज फ्लिंच, और ये कहाँ मिली है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है। ठीक है, नई स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं इंडिया में, कौन कौन सी है, दो नई रेड अल्गल सी वीड स्पीसीज मिली है। क्या मिला है, रेड अल्गल सीवीड स्पीसीज मिली है, कहाँ पर मिली है, इंडिया की कोस्ट लाइन पे मिली है। पहली जो है वो है हाइपनिया इंडिका, दूसरी है हाइपनिया बुलाटा। ठीक है, हाइपनिया इंडिका जो है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिली है, सोमनाथ के पाटन में मिली है, और शिवराजपुर जो है वो गुजरात में मिली है। ये दो जगह पे मिली है, कहाँ कहाँ पे, कन्याकुमारी में मिली है, और सोमनाथ और शिवराजपुर गुजरात में मिली है। अब हाइपनिया बुलाटा जो है वो कहाँ पे डिस्कवर की गई है, ये भी कन्याकुमारी में मिली है, प्लस दीव आइलैंड में मिली है, दमन एंड दीव में। क्लियर, क्लियर है। और ये कहाँ पर ग्रो करती है, इंटरटाइडल रीजन जो होता है सी का, वहां पे ग्रो करती है। एक नई बटरफ्लाई की स्पीसीज भी मिली है, इसका नाम है ये नाकाबुडूस, पता नहीं क्या है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये कहाँ पर डिस्कवर की गई है, अगस्त्य मलाई रीजन में डिस्कवर की गई, जो कहाँ पर आते हैं, वेस्टर्न घाट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज में रहे थे उसके बारे में देखिए। देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज जो है न्यूज में वो कौन कौन से रहे, पहला जो रहा वो था गोवा, न्यूज में रहा गोवा की भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो न्यूज में रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न आया है। सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि जो गोवा का रेल प्रोजेक्ट है, जो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुलेम नेशनल पार्क से जा रहा है, उसको बंद करना है, क्योंकि उसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, जो फुट हिल्स है वेस्टर्न घाट के वहां पर लोकेटेड है, और लार्जेस्ट ऑफ गोवाज 4 प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया में से एक है। ठीक है, यहाँ पे फेमस दूध सागर वाटरफॉल और डेविल्स कैनियन, ये दो जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती है। इसमें क्या है, वेस्ट कोस्ट का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, फोना में डियर, सांबर, स्पॉटेड डियर, हॉग, मॉस, ये सारे हैं। फ्लोरा में प्राइमरी स्पीसीज ट्री की जो है वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना भगवान महावीर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गोवा में है, वहां से रेल प्रोजेक्ट जा रहा था, इस वजह से उसको एनवायरमेंटल कंसर्न हो गए। फिर गुजरात का याद रखना, शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। अब इसमें क्या हुआ, ये क्या है, यहाँ पे ये हैबिटाट है एशियाटिक लॉयंस का और लेपर्ड्स का। ठीक है, और इसके अलावा हर्बीवोर्स जैसे ब्लू बल्स भी रहते हैं यहाँ पर। ये जो फॉरेस्ट है वो पैच है हिली ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट का। इसमें से एक रिवर पास होती है जिसको बोलते हैं हम शत्रुंजी रिवर। कौन सी रिवर पास होती है, शत्रुंजी रिवर पास होती है। इसके अलावा ये जो शत्रुंजी माउंटेन्स है वहां पे सबसे एक जैन कम्युनिटी का बहुत फेमस पिलग्रिमेज प्लेस है जिसको हम बोलते हैं शत्रुंजय जैन टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट है हमारा केरल का बेम्बनाड लेक।
प्राइम मिनिस्टर ने अभी उनके एक मन की बात में बोला है कि जो केरल फार्मर को एक प्रेज किया है, उन्होंने खुद ने अकेले ने क्या किया, बेम्बनाड लेक को साफ किया है। ये जो है वो लार्जेस्ट लेक है कहाँ की, केरल की, और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। समझ में आया? ये याद रखिएगा, जो बेम्बनाड लेक है वो केरल की सबसे लार्जेस्ट लेक है और इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बोट रेस फेस्टिवल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बल्लम काली। क्या बोलते हैं, बल्लम काली। और ये जो बेम्बनाड लेक है वो जो वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड साइट्स में आता है बेम्बनाड लेक। ठीक है, और इसके अंदर कुमारकोम बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है फेमस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज में रहा था। ये सेकेंड टाइगर रिजर्व है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, इसके पहले कहाँ पर हुए थे, उड़ीसा के सिमलीपाल रिजर्व में फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स देखे गए थे। अब ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये एक नेशनल पार्क भी है। ये कहाँ पर फैला हुआ है, बिंदियन हिल्स जो है मध्य प्रदेश की, वहां पर फैला हुआ है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। क्लियर है इतना? अब ये देखिए नेक्स्ट है हमारा मेघालय का नोंगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंडिया का पहला बैम्बू ड्वेलिंग बैट विद दिस स्टिकी डिक्स यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। फिर इसके अलावा यहाँ पे रीव, ये कहाँ पर है, रीभोई डिस्ट्रिक्ट जो है मेघालय की, वहां पर है। ये बेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। साथ में ये ईस्टर्न हिमालय के जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके अंदर में आता है। इसमें से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, उमरान, उमिंग, उमपुत्रित्रु और उमुत्रु, ये सारी रिवर्स इसमें से फ्लो करती हैं। अब उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है, करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा की, वो न्यूज में रही थी। क्यों न्यूज में रही थी, क्योंकि यहाँ पे 6 एलिफेंट की डेथ हो गई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। उसका नाम है हेमोरेगिक सेप्टिकेमिया। ठीक है, ये डिसीज हो गई थी, इसके वजह से 14 दिन में 6 एलिफेंट्स की डेथ हो गई। ये कंटेजियस क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है जिसके वजह से एनिमल को इन्फेक्शन होता है। और ये एनिमल को इन्फेक्शन किसके वजह से होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर या सॉइल के कांटेक्ट में आने की वजह से। ठीक है, ये जो सेंचुरी है वो कलहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बिलोंग करती है और इसमें है फूल, ठीक है, फरली जहरन वाटरफॉल लोकेटेड है। फिर आता है नेक्स्ट है हमारा सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है वहां पे टाइगर का रिलोकेशन प्रोजेक्ट किया गया था वो लेकिन फेल हो गया। उसके बाद सतकोशिया जो है वो एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, महानदी उड़ीसा में एक बड़ा जॉर्ज पड़ता है इसके ऊपर। उसके अलावा सतकोशिया जो है वो मीटिंग पॉइंट है दो बायो जोग्राफिकल रीजन का इंडिया में। देखो सतकोशिया टाइगर रिजर्व देखो कैसे आता है, ये हमारा इंडिया है, ये उड़ीसा वाला एरिया है, यहाँ पे ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। तो ये मीटिंग पॉइंट किसका है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट। ठीक है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में ये जो है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है उड़ीसा के ईस्टर्न कोस्ट पे, और ये ईस्टर्न घाट में आता है। ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, इसका नाम सिमलीपाल कैसे पड़ा, सिमुल के नाम पे पड़ा। सिमुल मतलब होता है सिल्क कॉटन ट्री। यूनेस्को ने इसको क्रिटिकल बायोस्फीयर रिजर्व में रखा है वर्ल्ड के। ये लार्जेस्ट जोन है साल ट्री का इन ऑल ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा जो साल का प्रोडक्शन होता है, साल ट्री का प्रोडक्शन होता है वो सिमली पाल बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। ठीक है, फौना में इसमें यहाँ पे ब्लैक पैंथर मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्राइब्स जो है इसमें खारिया, भूमिजा, बतूडी, कोल्हा, गोंडा, संथाल और मनकाड़िया, ये सारी ट्राइब्स इसमें मिलती हैं। फिर आता है हमारा तमिलनाडु का श्रीविल्लिपुत्तूर मगलमलाई टाइगर रिजर्व। अब ये क्यों न्यूज में रहा था, क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु ने इसको अप्रूव कर दिया, इस टाइगर रिजर्व को सेंटर ने अप्रूव कर दिया है। इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व बन गया है जहां पे मेघामलाई और श्रीविल्लिपुत्तूर को, इट विल बी इंडिया 51st टाइगर रिजर्व दैट विल इनकम्पास, मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा, मेघामलाई और श्रीविल्लिपुत्तूर आएगा, दोनों आएंगे। इसके अलावा और भी अलग अलग टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा। ये 51st टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का। उत्तराखंड में आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नंदा देवी, रिसेंटली जो नंदा देवी का ग्लेशियर है
वो जोशीमठ के पास में उत्तराखंड में अभी टूट गया था, जिसके वजह से चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमको देखने मिला। अलकनंदा रिवर में भी एवलांचे आया, ये ठीक है, ये सारी चीजें हुई। फिर जो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर है वो नंदा देवी सेंचुरी में लाई करते हैं और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। अब नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स में मेनली क्या है देखो, ऋषिगंगा कैचमेंट यहाँ पर है, नंदा देवी पीक है। नंदा देवी पीक जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया में आफ्टर कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद नंदा देवी आती है, ठीक है। ये कहाँ पर आता है, गढ़वाल हिमालयस में आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप पढ़ लीजिएगा। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इसके कोर एरियाज में आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। फिर आता है देवलसारी रीजन। देवलसारी रीजन जो है वो टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है उत्तराखंड का। क्या बना है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है उत्तराखंड का। ये इसमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटीज है, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा इको टूरिज्म का, ठीक है। ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती हैं, यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम होती है जिसमें रिच बायोडाइवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि बहुत सारी स्पीसीज में होती है, इसमें हाई एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो उसी एरिया में मिलती है। बहुत सारी रेयर स्पीसीज का प्रेजेंट है यहाँ पे, थ्रेटेंड स्पीसीज यहाँ पे रहती है, की स्टोन स्पीसीज यहाँ पे रहती है। की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर और दूसरी स्पीसीज जो है वो डिपेंड करती है। अगर ये कीस्टोन स्पीसीज की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से जो और दूसरी स्पीसीज उस पर डिपेंडेंट है उनकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 18 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है इंडिया में। कौन कौन सी है ये देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज में रहे उसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, नंदा देवी, देवलसारी, जिम कॉर्बेट और राजाजी है। उड़ीसा में है करलापत, सतकोशिया और सिमलीपाल। आसाम में है मानस और पाबितोरा, ठीक है। मेघालय में ये याद रखिए नगिल खेलम। फिर मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर। तमिलनाडु में ये 51st टाइगर रिजर्व बना है, सिबरली पुथुर और मेघामलाई। और केरल में बेम्बनाड लेक, गोवा में भगवान महावीर लाइफ सेंचुरी जिसमें से रिवर पास होती है, ठीक है। और शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे शत्रुंजय जैन टेम्पल है, क्लियर। ओके चलिए, अब लास्ट टॉपिक बचा है अदर कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये हमारा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक अदर कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। तो क्या क्या और कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए, तो इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इंडिया में पहला सेंटर बना है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का। तो ये किसने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडिया का पहला सेंटर फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्टैब्लिश किया है। कौन से दिन स्टैब्लिश किया है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, ऑब्वियसली वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए किया है तो वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन किया गया है, ठीक है। अब ये जो CWCM है वो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, जो सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है उसका पार्ट रहेगा ये। अब रोल क्या है इसका, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट का, ये क्या करेगा, स्पेसिफिक रिसर्च जो भी जरूरी है या जो भी नॉलेज गैप है कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा। जो भी कंजर्वेशन और वेटलैंड के मैनेजमेंट के लिए जो नॉलेज गैप है या जो भी रिसर्च रिक्वायर है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा। साथ में ये क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा जिससे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच आ सके कंजर्वेशन मैनेजमेंट करने के लिए वेटलैंड्स को, ठीक है। तीसरा ये क्या करेगा, ये एक नॉलेज हब की तरह काम करेगा जो नॉलेज एक्सचेंज करेगा बिटवीन स्टेट और यूटीज, मतलब जो स्टेट के वेटलैंड्स है और यूटीज के वेटलैंड अथॉरिटी है उनके बीच में नॉलेज एक्सचेंज करने का काम करेगा, नॉलेज हब का काम करेगा। क्लियर है इतना। तो इंडिया का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट बनाया है, किसने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा चिपको मूवमेंट, ये क्यों न्यूज में था, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत आपने कभी पढ़ा हो तो चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट था ट्रीज को सेव करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए, उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है। अब ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है आया, क्योंकि जहाँ पे चिपको मूवमेंट हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उत्तराखंड के, जहाँ पे चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वहां पर क्या हुआ है, ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो गया है, ठीक है, समझ में आया। जहाँ पे
पेड़ों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट चला था चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड की, वहां पे ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ है, इस वजह से ये न्यूज में था। अब चिपको मूवमेंट क्या था, तो एक नॉन वायलेंट एगिटेशन था 1973 में अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ द ट्रीज, मतलब वही ट्रीज को गिरने से बचाने के लिए ये नॉन वायलेंट एगिटेशन किया गया था 1973 में। किसने इनिशिएट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने इनिशिएट किया था 1973 में। और इन्हीं के ट्राई करने की वजह से 15 साल तक जो ग्रीन ट्रीज थी उनकी चॉपिंग बंद कर दी थी, मतलब कटिंग बंद कर दी गई थी। ये नाम चिपको एक कहाँ से आया, चिपको एक बर्ड है एम्ब्रेस, वहां से आया, जिसमें विलेज जो गांव वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज को हग कर लेते हैं या उनको एनसर्कल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्री से चिपक जाना। इस वजह से इस मूवमेंट को क्या बोला गया, चिपको मूवमेंट बोला गया। ठीक है, A movement is best remembered for the collective mobilization of women for the cause of preserving forest. अब ये मूवमेंट क्यों ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इस मूवमेंट के लिए बहुत सारी वुमेन एक साथ इकट्ठा होके आई थी सिर्फ फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, और इसी के वजह से जो वुमेन का स्टेटस था सोसाइटी में वो काफी इंक्रीज हुआ था, काफी इंप्रूव हुआ था उत्तराखंड रीजन में। समझ में आया। उसके बाद मेन जो चैंपियंस थी इस मूवमेंट की वो कौन थी, गौरा देवी, सुदेशा देवी और बचनी देवी। ठीक है, ये 3 देवियों का नाम आपको याद रखना है, गौरा देवी, सुदेशा देवी एंड बचनी देवी। चिपको मूवमेंट क्या फॉलो करता है, इन्होंने गांधीयन फिलोसफी को फॉलो किया। तो आपने देखा होगा नॉन वायलेंट एगिटेशन था ये, नॉन वायलेंट मतलब गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करता है इन्होंने, पीसफुल रेजिस्टेंस किया था। क्या किया था, पीसफुल रेजिस्टेंस किया था। अब ये तो ठीक है, ये तो उत्तराखंड में हुआ 1973 में, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, ओरिजिनली ये पहले चिपको आंदोलन कब हुआ था, 18th सेंचुरी में भी हो चुका था। ये किसने किया था, बिश्नोई कम्युनिटी जो है राजस्थान की, उन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, उनको भी अमृता देवी ने परफॉर्म किया था ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेम ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने ट्रीज कट करने के लिए आदेश दे दिया था, ऑर्डर दे दिए थे, तो उसको बचाने के लिए अमृता देवी ने क्या किया था, जो विश्नोई कम्युनिटी की थी राजस्थान की, उन्होंने ट्री कटिंग को बैन कराया था विश्नोई विलेज में। क्लियर है इतना। फिर 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है, कौन बनी है, हैदराबाद सिटी। हैदराबाद सिटी को यूनेस्को ने या यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशन ने ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में लेकर आए हैं। ठीक है, ये इंडिया की ओनली सिटी है जिसको ऐसा रिकॉग्निशन मिला है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, ये किसने दिया है, आर्बर डे फाउंडेशन ने दिया है, किसके साथ मिलकर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन की, उसके साथ मिलकर ये दिया है। ठीक है, समझ में आया। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हमारी इंडिया की कौन बन गई है, हैदराबाद सिटी, ये याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक है एनवायरनमेंट के वो देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो भी इकोसिस्टम्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको हिस्ट्री तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की समरी चाहिए तो वो मुझे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास बहुत सारे स्क्रीन पर कार्ड्स भी आएंगे, वहां पे भी आपको पूरी तमिलनाडु की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में विजन आईएएस की पीटी 365 की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जो यूपीएससी जीपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स आने वाले हैं आपके फ्यूचर में उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम 2021 का पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे, जनवरी 2021 से लेके जनवरी ये दिसंबर 2021 तक का। क्लियर है इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।